गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। आज दोस्तों आपका राष्ट्रपति संदेश थर्ड पार्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमेशा की तरह। और दोस्तों हर प्रश्न का आंसर के लिए आपको, जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 5 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वीडियो पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको पता ही है दोस्तों। और दोस्तों चाहे मैं उन पर डेट डालूँ या ना डालूँ, हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों वैसे ही प्रश्न मैं आपके लिए नहीं लेकर आता दोस्तों, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, आई हुई परीक्षा के होते हैं, या फिर दोस्तों जिनके आने की ज़्यादातर संभावना होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हर वीडियो में। जो भाई हमारे वीडियो को डेली रिवाइज करते, डेली देखते हैं दोस्तों, या फिर पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि हर प्रश्न मैं आपके लिए ऐसे ही लाता हूँ जिनकी ज़्यादातर आने की संभावना होती है या फिर दोस्तों आए हुए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के कानून मंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उपराष्ट्रपति। और दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 आपका सही आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय वित्त मंत्रालय? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यही प्रश्न मैंने खाली घुमा के पूछ लिया गया है आपसे, जबकि प्रश्न पिछले जैसा ही है, जो कि प्रश्न नंबर 6 है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यही प्रश्न आपके लिए घुमा के यहाँ प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ये आपको बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। लोकसभा अध्यक्ष की, भारत का मुख्य न्यायाधीश की, वायुसेना अध्यक्ष की या थल सेना अध्यक्ष की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा। राज्यपाल, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयुक्त, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। किसके पास ये अधिकार है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा। राज्यपाल को, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आयुक्त को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। जो कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है संवैधानिक तौर पर। तो यह शक्ति किसके पास है। उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा के संविधान यानी आपको ध्यान रखना है 123वें संविधान संशोधन 123वें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कहना चाहता है दोस्तों 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा के संविधान विधेयक 2017 पारित किया गया। लोकसभा ने संविधान विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक एक नए अनुच्छेद 342A को सम्मिलित करना चाहता है जो किसी उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने के लिए शक्ति देता है। यानी ये जो संशोधन है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, पहले तो 123वां संशोधन है जो कि 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने पेश किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और यह विधेयक एक नए अनुच्छेद 342A को सम्मिलित करना चाहता है जो किसी उस राज्य जिस राज्य में यह पारित होगा दोस्तों उस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने के लिए शक्ति देता है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या वित्त मंत्री को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। यानी आपको सीधा सीधा बताना है दोस्तों 10 अप्रैल 2017 के लोकसभा में आए हुए संशोधन 123 के तहत जो विधेयक पारित किया गया 2017 में वह अनुच्छेद 342A के तहत किसको अनुसूचित केंद्र शासित दोस्तों या फिर राज्य के सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने की शक्ति देता है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी विपक्ष के नेता या मंत्रिपरिषद।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्वीकृत करते हैं दोस्तों। अध्यक्ष की परामर्श पर प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी विपक्ष के नेता और मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन किसकी अधिसूचना जारी करते हैं। स्थगन को, सत्रावसान की, विघटन की या गढ़पूर्ति की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। पीठासीन जो अधिकारी होते हैं सदन में, वो पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र से पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन में किसको अधिसूचना जारी करते हैं दोस्तों। स्थगन को, सत्रावसान की, विघटन की या गढ़पूर्ति की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सत्रावसान। यानी दोस्तों जो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं सदन को सत्र से पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के स्थगित कर देते हैं, तो इसकी सूचना वे राष्ट्रपति द्वारा सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं सदन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारतीय संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। ये आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप हर प्रश्न देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और दोस्तों आज के टाइम में बेरोज़गारी आप देख रहे हैं कितनी है, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कड़ी मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। क्योंकि दोस्तों मेहनत के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कंटेंट में मेरे कोई कमी नहीं है। और दोस्तों एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भी एक अच्छी जॉब का होना भी ज़रूरी है। इस टाइम में जैसा कि आप देख रहे हैं समाज में चारों ओर आप देखते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो दोस्तों आपको बेरोज़गार नहीं रहना है, आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, अच्छी मेहनत करनी है और दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए निर्भर हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपके माँ बाप और भाई बहन हैं, सारे रिश्तेदार जो भी हैं दोस्तों, सभी लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो और अच्छी जॉब प्राप्त करें। तो दोस्तों अच्छी मेहनत करें और अच्छे से वीडियो को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि दोस्तों आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है। सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो आप मोटिवेशन देखते हुए वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं। कुछ दिन उनमें उनका जो दोस्तों एहसास उन्हें होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही स्थिति उनकी आ जाती है, ना कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना कुछ, बस टाइम पास करते हैं। तो दोस्तों ये समय आपके लिए टाइम पास करने का नहीं है। और दोस्तों सभी प्रकार की वीडियो देखने के बजाय सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड में झांक लीजिए, अपने माँ बाप की मेहनत को देखिए, वो कितना आपके लिए मेहनत करते हैं और कितना आपके लिए पढ़ाने के लिए एक रुपया एकजुट करते हैं और तब जाकर आपके लिए पढ़ाई के लिए रुपये जुटाते हैं। तो दोस्तों उनकी मेहनत पर ध्यान दीजिए, उनके
क्योंकि दोस्तों सारी मेहनत जो करते हैं आपके भविष्य के लिए करते हैं। तो दोस्तों उनकी मेहनत को बेकार ना जाने दें, अच्छी तरह से मेहनत करें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस चैनल पर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाता है। तो दोस्तों अच्छे से अच्छा कंटेंट जो लाया जाता है दोस्तों वो सिर्फ आपके लिए है, ताकि दोस्तों हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी भाई किसी भी भाई को किसी भी जो भी भाई हमारे दोस्तों इस वीडियो पर चैनल पर तैयार करता है उसके लिए बेकार का कंटेंट ना दिया जाए, जो कि हमेशा की तरह पूछा गया है और जिसकी कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता हूँ। तो दोस्तों कंटेंट पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। और दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ऑल वाला बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें, अपने सभी भाइयों को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों जिस भाई की हाईलाइट कमेंट होती है, अच्छी कमेंट होती है, उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि वो नोट्स जो हैं दोस्तों NCERT बेस्ड नोट्स हैं। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी भाई उन नोट्सों को प्राप्त करना चाहता है वो कमेंट अवश्य करे और अपने नोट्स प्राप्त करे, और जिसकी कमेंट अच्छी हुई उसी के लिए वो नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वो सारी चीज़ें वो आपके ऊपर है। आप इस प्रश्न का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विधायकी शस्त्र को स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108, 331, 85 या 105? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108, 331, 85 या 105? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो? 2, 3, 4 या 6? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति आपसे सीधा पूछा गया दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2, 3, 4 या 6? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 8, 14, 12, 10? और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी परीक्षा में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 8, 14, 12 या 10? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र से ख्याति प्राप्त हैं निम्नलिखित में से कितने सदस्य व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? 4, 8, 12 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? यानी आपको सीधा इसमें बताना है दोस्तों, कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये आपको बताना है। 4, 8, 12 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 12। 4
कला से दोस्तों, 4 साहित्य से और 4 ही दोस्तों सामाजिक सेवा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, या दोस्तों चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123, 77, 111 या 143। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123, 77, 111 या 143। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 123। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपके लिए दोस्तों बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा गया है। और दोस्तों आपको एक सूचना और देता हूँ कि 24 नवंबर से दोस्तों आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के दोस्तों फॉर्म अप्लाई होने प्रारंभ हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ जाकर फॉर्म अप्लाई करें, और जिसकी डेट दोस्तों 31 दिसंबर तक रखी गई है। लेकिन दोस्तों ये पक्का है कि 24 तारीख से जो 24 नवंबर है तब से आपके दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और अच्छी से अच्छी मेहनत करें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट अवश्य किया करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।